आरआरआर के बाद एनटीआर जूनियर का देवरा पार्ट 1 फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस वीडियो में हम इसी फिल्म के प्लॉट, एंडिंग और इसके पार्ट 2 को लेके बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि वाकई में ये फिल्म इनफेमस राजामौली कर्स से बच पाई या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। कहानी की शुरुआत में कुछ पुलिस वाले एक शख्स से पूछताछ करते हैं यति नाम के एक आदमी के बारे में। यति से भारतीय मंत्रालय भी काफी परेशान दिखते हैं। अरेस्ट हो चुका वो शख्स उन्हें रत्नागिरी के पहाड़ों में जाने को कहता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो स्मगलरों के लिए कुछ काम करवाने वाले लोग बनकर वहां जाते हैं, लेकिन वहां के डीएसपी तुलसी, जो क्रिमिनल्स के साथ करीबी संबंधों के लिए बदनाम है, वो उनका सच पहचान लेते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि वहां के लोकल से वो डील करने की कोशिश ना करें। लेकिन उनका कहा ना मान के उस गांव के मुखिया भैरवा से जब वो मिलने जाते हैं और उससे बदतमीजी से बात करते हैं तो वो उनका भरता बना के वहां से भगा देता है। उसके बाद वो सिंगप्पा से मिलते हैं जो उन्हें एक बोट में ले जाता है। अंडरकवर ऑफिसर उसे एक ऑफर देने की कोशिश करता है और अपनी डायमंड रिंग दिखाता है, लेकिन सिंगप्पा उस रिंग को तुरंत समुद्र में फेंक देता है। जब ऑफिसर उस रिंग को वापस लेने के लिए समुद्र में कूदता है तो उसे वहां समुद्र के तल में सैकड़ों इंसानी कंकाल मिलती है और उसे समझ आता है कि इस हिस्से को लाल समुद्र क्यों कहते हैं। इसके बाद सिंगप्पा कहानी सुनाना शुरू करता है जो 1980 के दशक के बारे में है। ये कहानी 4 पड़ोसी गांव के इर्द गिर्द घूमती है जिनके लोग कभी समुद्र के रक्षक और योद्धा हुआ करते थे, लेकिन आजादी के बाद उन्हें लाल समंदर में स्मगलिंग करने वालों में बदल दिया गया। लाल समंदर को ये नाम उन दुश्मनों के खून से मिला था जिनसे कभी इन योद्धाओं ने अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई की थी। देवरा भी उन 4 गांव में से एक गांव का मुखिया है और अपने बाकी 3 दोस्त मुखियाओं के साथ वो मुरुगा के लिए व्यापारी जहाजों से माल स्मगल करता है। भैरवा भी उनके साथ होता है जो रत्नागिरी के पहाड़ों के एक और गांव का मुखिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो माल वो स्मगल कर रहे हैं उनमें इल्लीगल हथियार भी है जो चोरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक ऐसे ही हादसे में गांव का एक ब्रिलियंट लड़का मारा जाता है। उसके बाद जब एक स्मगलिंग के दौरान उन्हें कोस्ट गार्ड पकड़ लेते हैं तो कोस्ट गार्ड का कमांडर उन्हें बताता है कि वो इल्लीगल हथियार स्मगल कर रहे हैं और उन महान योद्धाओं के वंशजों से वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ये देखकर देवरा फैसला करता है कि वो स्मगलिंग बंद कर देगा और अपने साथियों को उन कोस्ट गार्ड्स को मारने से रोक लेता है, लेकिन बाकी मुखियों को ये बात पसंद नहीं आती, खासकर भैरवा को जो देवरा को मारने की साजिश रचता है, लेकिन उसमें वो बार बार नाकामयाब हो जाता है। देवरा अपनी ताकत और जज्बे से गांव के लोगों को समंदर में स्मगलिंग के लिए जाने से रोक देता है और उन्हें कहता है कि जिंदगी गुजारने के लिए अब से बस मछली पकड़ने पर निर्भर करें। देवरा एक दिन एक जानलेवा हमले के बाद गायब हो जाता है जो भैरवा ने उसके खिलाफ काफी मशक्कत से प्लान किया था और समंदर के किनारे पर यह लिख कर जाता है कि जो लोग इसके बाद स्मगलिंग के लिए समंदर में जाएंगे उन्हें वो मार डालेगा। देवरा की चेतावनी के बावजूद भैरवा अपने आदमियों को दोबारा समंदर में भेज देता है। देवरा ने फिर उन सभी आदमियों को मार दिया और कसम खाई कि वो समुद्र के किनारे पे हमेशा पहरेदार बनकर रहेगा ताकि कोई भी दोबारा स्मगलिंग का काम ना कर सके। धीरे धीरे रत्नागिरी एक मछुआरों का गांव बन गया क्योंकि लोग डर गए थे कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो देवरा उन्हें सजा देगा। जैसे पहले बताया गया था, रत्नागिरी को 4 गांव में बांट दिया गया था और उन गांव के मुखिया देवरा, भैरवा, रैपर, कुंचरा अक्सर साथ मिलकर काम करते थे ताकि समुद्र के किनारे अमन बना रहे। पर देवरा के जाने के बाद सभी लोग ये स्मगलिंग करने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि देवरा उन्हें एक दिन मार डालेगा, लेकिन भैरवा को देवरा के इस डरावने रूप में बिल्कुल विश्वास नहीं था और उसने देवरा के देवता जैसे छवि को तोड़ने के लिए एक निर्दयी सेना बनानी शुरू कर दी जो लाल समंदर में जाकर रत्नागिरी और मुरुगा के बीच फिर से स्मगलिंग का काम शुरू करा सके। समस्या ये थी कि मुरुगा भी इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे भी डर था कि देवरा उसके माल और पैसों पर हाथ डाल देगा। इसके अलावा एक और बात यह थी कि देवरा का बेटा वैरा एक पुरानी परंपरा का अपमान कर रहा था जो हथियारों के एक ढेर से जुड़ी थी। रत्नागिरी में कोई धार्मिक या जाति भेद नहीं था, वहां एक बड़ा सा पत्थर था जो तलवारों से भरा हुआ था और ये तलवारें शायद रत्नागिरी की पूर्वजों की थी जिन्हें वो भगवान की तरह पूजते थे। हर साल एक प्रतियोगिता होती थी जिसपे हर गांव अपने 2 व्यक्तियों को भेजता था और जो जीतता था वो उस मौलिक वस्तु को अपने गांव ले जा सकता था। ये माना जाता था कि
ये जीत उस गांव के लिए शुभ साबित होती थी। जब तक देवरा गांव में था, हर साल वो इस चुनौती को जीतता था और बारी बारी एक एक गांव में वो इस ढेर को जाने देता ताकि हर कोई खुशहाल रहे। लेकिन देवरा के चले जाने के बाद भैरवा ने इस प्रतियोगिता को इतना हिंसक बना दिया कि सब ने इसमें भाग लेना ही बंद कर दिया। भैरवा ने उस हथियारों के ढेर को अपने पास रख लिया और 4 गांव के लोग बस उस ढेर के सामने सम्मान दिखाने आते थे, लेकिन लड़ते नहीं थे। भैरवा अपने गांव की दुखी हालत देखकर उस ढेर को जीतना चाहता था, लेकिन सीधा सीधा लड़ने में वो जीत नहीं सकता था। इसलिए उसने प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को कुछ नशीले सा चीज पिला दिया और जीतकर वो शस्त्रों का ढेर अपने गांव ले गया। उसके नियम तोड़ने का बाद जब सामने आया तो भैरवा और उसके साथियों को गुस्सा आ गया। भैरवा ने सोचा कि वो भैरा के परिवार को परेशान करेगा ताकि या तो भैरा या फिर देवरा से कोई प्रतिक्रिया मिले। भैरवा का ये चाल काम कर गया, क्योंकि भैरा की बहन को छेड़ने के बाद भैरा उनके पास आया और भैरवा के आदमियों को अच्छे से कूट दिया और इसके बाद भैरवा ने अपने फायदे के लिए एक पल भी नहीं गवाया। भैरा जो शराब पिए हुए था, उसने भैरवा के आदमियों को नहीं मारा, सिर्फ उन्हें बहुत खतरनाक तरीके से कूट दिया था क्योंकि उन्होंने उसके बहन का अपमान किया था। लेकिन भैरवा ने अपनी चाल चली और एक आदमी को जिसे भैरा ने सजा दिया था उसे अपने हाथों से मार दिया और उसकी मौत का इल्जाम भैरा पर डाल दिया। भैरा को अपने कांड पर बहुत पछतावा हुआ और वो भैरवा के घर गया माफी मांगने के लिए। भैरवा ने कहा कि अगर भैरा अपने परिवार का हिफाजत करना चाहता है तो उसके आदमियों के साथ लाल समंदर में जाए और मुर्गा के साथ फिर से स्मगलिंग का काम शुरू करे। भैरा शुरू में झिझक रहा था क्योंकि उसके पिता ने इस पाप का एक कठोर सजा का घोषणा किया था, लेकिन अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए और अपने परिवार को हिंसा से दूर रखने के लिए भैरा ने भैरवा और उसके आदमियों के साथ अपना पहला और आखिरी हथियार के स्मगलिंग का काम करने का ठान लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था क्योंकि स्मगलर्स मुर्गा का माल जहाज से निकालकर रत्नागिरी के किनारे तक ले आए थे, लेकिन तभी उन नाव पर एक अजीब सी शक्ति ने हमला कर दिया। तभी उन्हें देवरा के निशानी हथियारों का दर्शन मिला। मतलब देवरा ने फिर से अपनी छुपी जगह से बाहर आकर रत्नागिरी के भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया था। तब हमें ये पता चला कि जो समुद्र के किनारे का रक्षक था वो देवरा नहीं था बल्कि भैरा था। पता चला कि देवरा तो कब का मर चुका था। भैरा अपने पिता की कहानी को सुनते हुए बड़ा हुआ था और अब वही स्मगलर और दूसरे दुष्टों की बैंड बजा रहा था। इसलिए उसने देवरा का लेजेंड बनाए रखने का फैसला किया ताकि लोग समझते रहे कि देवरा अभी भी सब पे नजर रखे हुए है। उसने अपने आप को एक शांत और लड़ाई से दूर और निहायती बुज़दिल आदमी के जैसे दिखाया ताकि कोई उस पर शक ना करे कि असल में भैरा ही देवरा का वादा निभा रहा था। जब उसने उन आदमियों का सामना किया जो स्मगलिंग का काम फिर से शुरू करना चाहते थे तो उसने अपने आप को देवरा बना के उन्हें सजा दिया, लेकिन उन्हें यह समझने नहीं दिया कि असल में वो भैरा था। जब वो लोग होश में आए तो उन्होंने भैरवा को यही बताया कि उन पर देवरा ने हमला किया, जिससे देवरा का लेजेंड और मजबूत हो गया। भैरा ने अपने पीठ पर देवरा के निशान डाल दिए ताकि भैरवा उस पर शक ना करे। देवरा पार्ट 1 के अंत में हमें ऐसा लग रहा था कि 12 साल पहले देवरा ने ही भैरवा के आदमियों पर हमला किया था, जब उन्होंने उसकी चेतावनी के बावजूद हथियार स्मगलिंग की कोशिश की थी और अपना चेतावनी समुद्र के किनारे लिख के वो गायब हो गया था। अगले कुछ सालों तक ऐसा माना गया कि देवरा रत्नागिरी के उन लोगों को सजा दे रहा था जो लाल समुद्र के रास्ते गैर कानूनी काम करते थे। जब भैरवा ने पूरे गांव में यह अफवाह फैलाई कि देवरा मर गया है तो देवरा की मां बीमार पड़ गई और लोगों को लगा कि देवरा खुद अपनी मां से मिलने आया और मुश्किल से भैरवा और उसके आदमियों के कब्जे से बच के भाग गया। लेकिन सच ये थी कि असल देवरा तो 12 साल पहले ही रत्नागिरी के किनारे मर चुका था जब उसने उन स्मगलर्स को मारा था। दरअसल भैरा ने ही देवरा के सीने में अपनी छुरी घोंप दी थी। तो ये साफ था कि वो भैरा ही था जिसने लगभग 1 दशक तक देवरा के जिंदा होने के लेजेंड को बनाए रखा। ये बात का भी खुलासा हुआ कि जो देवरा अपनी मां से मिलने आया था वो भी एक्चुअली भैरा ही था। लेकिन क्यों भैरा ने देवरा को मारा, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये हमें उस फिल्म के सेकंड पार्ट में पता चलता है। शायद इस फ्रेंचाइजी में भी वैसा ही होने वाला है। देवरा पार्ट 1 ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि भैरा ने अपने पिता को मारने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। अब हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि देवरा पार्ट 2 जल्द आएगा और इस राज का खुलासा करेगा। मेरे ख्याल से शायद भैरा को गरीब रहना मंजूर नहीं होगा और स्मगलिंग बंद होने के बाद से, जो बाय द वे उसके बाप के कारण ही हो रहा था, उनके गांव वाले धीरे धीरे गरीब बन रहे थे। या फिर शायद देवरा ही लड़ाई के बाद काफी बुरी हालत में था, इसलिए उसने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसे अपने आप को मरवा के बॉडी का ही छुपा देने को कहा
ताकि देवरा एक आम आदमी से एक भयानक ऑमनीपोटेंट चरित्र बन जाए, जिससे गांव वाले गलत काम करने से पहले हमेशा डरते रहे। लेकिन इसका सही जवाब जानने के लिए हमें सेकंड पार्ट तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। देवरा पार्ट 1 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।